Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of March 2022. 22 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप लोग टारगेट पूरा करने में मदद नहीं कर रहे हैं अभी, है ना, तो पता नहीं क्यों आप लोग उसमें शर्मा जाते हैं, झिझक जाते हैं। लाइक कर लिया करिए, उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसी, सिर्फ लाइक बटन दबाना है आपको। तो प्लीज़ हेल्प अस इन गेटिंग द टारगेट ऑफ 1000 लाइक्स एवरी डे। स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, व्हाट आर बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट यू ऑफन हियर इन न्यूज़। बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी यूक्रेन रशिया के वॉर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ये वो सारी चीज़ें। तो ऐसे में आपको बताना है कि क्या होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। ऑप्शंस आर ए, मिसाइल्स लॉन्च्ड एट अ स्टीप ट्रेजेक्टरी फ्रॉम द हॉरिजॉन। सेकेंड है विच आर पावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल्स। थर्ड है मिसाइल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर। या डी, मिसाइल्स विद अप पावर्ड ट्रेजेक्टरी गवर्न्ड बाय ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है रिगार्डिंग द बैलिस्टिक मिसाइल्स, आपको बताना है। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नाग मिसाइल। तो नाग मिसाइल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मिसाइल इज डिजाइंड टू डिलीवर न्यूक्लियर पेलोड्स। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है द मिसाइल यूजेस इंफ्रारेड सीकर टू लॉक ऑन द टारगेट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, लक्ष्य एंड निशांत विच आर डेवलप्ड बाय DRDO आर। लक्ष्य और निशांत जो कि DRDO ने डेवलप किया, आपको बताना है कि ये क्या है। फर्स्ट इज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, सेकंड इज कॉम्बैट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, थर्ड इज नेवल सिस्टम्स, या डी इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। So these are the 3 questions for you today. I hope you will try to answer these questions. Now let me tell you the answer. लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपने सही किए, कितने आपने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है ना। पहला सवाल जो था बैलिस्टिक मिसाइल्स का, बहुत ही क्लियर कट आंसर है, डी विल बी द आंसर फॉर दैट। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो कि जिनकी अप पावर्ड ट्रेजेक्टरी होती है एंड दैट इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अप पावर्ड ट्रेजेक्टरी होती है गवर्न्ड बाय ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। ये 3 शब्द हैं, इसको याद कर लो, है ना। बैलिस्टिक मिसाइल में अप पावर्ड ट्रेजेक्टरी है एंड गवर्न्ड बाय ग्रेविटी एंड एयर रेजिस्टेंस। दूसरा सवाल नाग मिसाइल के रिगार्डिंग पूछा था। अब देखो नाग मिसाइल क्या होती है, ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है ना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। और पहला स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ नॉट डिजाइंड एक्चुअली टू डिलीवर द न्यूक्लियर पेलोड्स। इसको न्यूक्लियर पेलोड्स डिलीवर करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसकी रेंज मिनिमम 500 मीटर होती है और मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक जाती है। एंड याद रखिएगा यहाँ पे द नाग मिसाइल इज द 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका टॉप अटैक कैपेबिलिटी रहती है एंड इफेक्टिवली इंगेज एंड डिस्ट्रॉय ऑल द एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का इसका काम रहता है। एंटी टैंक है ना, तो एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने का इसका काम रहता है। इट यूजेस इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर टू लॉक ऑन बिफोर द लॉन्च मोड। तो लॉक ऑन करने के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर का यूज़ ज़रूर करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट उसका गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। एंड नाग मिसाइल कैरियर यानी कि नामिका जिसको बोलते हैं, वहाँ से इसको किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। एंड इट कैन कैरी 6 कॉम्बैट मिसाइल्स, रेंज मिनिमम 500 मीटर और मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक की रेंज रहती है, ठीक है ना। लक्ष्य और निशांत जो कि DRDO द्वारा डेवलप है, वो क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लक्ष्य और निशांत DRDO द्वारा डेवलप्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आपको आंसर्स मैंने बता दिया, आप मुझे बताइए कितने आपने सही किए थे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, डिस्कस द डेवलपमेंट इन द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस इन द रीसेंट डिकेड्स। आपको बताना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस इन रीसेंट जो 1 2 3 डिकेड्स हैं इनमें कैसे बढ़े हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ और क्या हम कर सकते हैं। व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर द टू, दोनों कंट्रीज के लिए फ्यूचर और क्या होल्ड करता है, तो ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के रिलेशन मतलब कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी ग्रुपिंग में हम साथ हैं, किन किन फील्ड्स में हमारा कोलैबोरेशन है, स्टूडेंट्स वाला, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स, पीपल टू पीपल, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ये सब लिख सकते हैं। तो बहुत ईजी आंसर हो जाएगा, आप लिखने की कोशिश करिएगा।
आगे मूव करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द असामीज डेफिनेशन। अब यहाँ पे असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया कि 1.44 लाख इलीगल फॉरेनर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं अंटिल जनवरी 31, ठीक है ना। एंड ये जो रिकॉग्निशन है ये एज पर द 1985 असम अकॉर्ड है, याद रखिएगा, दिस इज एज पर द 1985 असम अकॉर्ड। अब आप सबको पता है कि 1985 में असम अकॉर्ड साइन किया गया था सेंटर और असम गवर्नमेंट के बीच में विद ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन एंड ऑल असम गंगा संग्राम परिषद के बीच में, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट चला था 1979 से लेकर के 1985 तक, 1979 से 1985 तक ये मूवमेंट चला था। असम अकॉर्ड उसके बाद साइन किया गया। असम के लोग भी परेशान थे कि जो बांग्लादेश के माइग्रेंट्स थे वो उनकी जगह ले रहे थे, उनकी जगह नौकरियां ले रहे थे, तो इन सब चीज़ों के कारण ये मूवमेंट पूरा चला था। अब असम अकॉर्ड में जो डेट सेट हुई थी कट ऑफ की, वो डेट सेट थी 24 मार्च 1971, ठीक है ना। तो असम अकॉर्ड में जो डेट सेट थी वो कट ऑफ डेट क्या थी, 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट थी। मतलब इस डेट के पहले जो लोग आए हैं वो तो चलो ठीक है असम के लोग होंगे, आसामीज के डेफिनेशन में आएंगे, लेकिन इस डेट के बाद के जो लोग रहेंगे वो सब इलीगल माइग्रेंट या फॉरेनर्स के डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक इशू है। एंड अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, वाई इज देयर एन इशू विद द कट ऑफ डेट। अब इस डेट से कट ऑफ डेट से इशू क्यों चल रहा है, तो असम अकॉर्ड ने सेट किया था मार्च 24 को 1971 को एट कट ऑफ डेट। हाउएवर द असम मूवमेंट हैज डिमांडेड 1951 एज द कट ऑफ डेट। अब वहाँ पे असम मूवमेंट जो है उसने कट ऑफ डेट क्या डिमांड की थी, 1951 की कट ऑफ डेट डिसाइड की थी। क्यों ऐसा किया था, बिकॉज द कट ऑफ फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया इज 1948। रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए कट ऑफ डेट कितना था, 1948 था, लेकिन असम बस के लिए 1971 कर दी गई। इन्होंने डिमांड की थी 1951 की कट ऑफ डेट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो इट मे बी नोटेड दैट असम accord would grant citizenship to a section of migrants who would be counted as foreigners elsewhere in the country। मतलब कि ऐसे लोगों को भी सिटीजनशिप दे देगा असम अकॉर्ड जो कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि बाहर फॉरेनर्स हैं। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, 1971 तक आने वाले लोग है ना, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए तो 1941 तक ही 48 तक ही आने वाले लोग थे। तो मतलब 48 के बाद से 71 तक जो लोग आ रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए फॉरेनर्स हैं, लेकिन असम के लिए वो भी इंटरनल असामीज लोग हैं। इसलिए इन्होंने कट ऑफ डेट 1951 चाहते थे ताकि कम से कम लोग असामीज सिटीजनशिप ले पाए, और जो लोग बाद के लोग हैं 52, 53, 54, 55, 56, 1960 ऐसे में जो लोग आए होंगे बांग्लादेश से, उनको रिमूव करने के लिए, उनको इलीगल माइग्रेंट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है असम अकॉर्ड का जिसको बोलते हैं क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड। बहुत फेमस अकॉर्ड क्लॉज है ये। द क्लॉज 6 ऑफ द असम अकॉर्ड प्रॉमिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड to protect, preserve and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people। याद रखिएगा क्लॉज 6 बोलता है असम अकॉर्ड का कि असम अकॉर्ड प्रॉमिस करता है कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा कि असम अकॉर्ड ये चीज़ भी गारंटी करता है कि भैया वहाँ के जो लोग होंगे उनका कल्चरल, लिंग्विस्टिक, सोशल जो कल्चरल हेरिटेज है इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रॉमिस की जाती हैं बाय द असम अकॉर्ड क्लॉज 6 के द्वारा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब कई बीच में कमीशंस बनाई गई जो कि असमीज पीपल के डेफिनेशन उन्होंने करने की कोशिश की है, ठीक है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब असमीज पीपल की जो एक टर्म होता है असमीज पीपल के लिए वो अक्सोमिया जनगण, याद रखेगा। अक्सोमिया जनगण इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर असमीज पीपल। और खिलौंजिया जो टर्म है वो इंडिजिनस के लिए होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आदि बासिंदा जो है वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स के लिए होता है। तो असमीज लैंग्वेज का ये टर्म है, याद रखिएगा। अक्सोमिया जनगण असमीज पीपल, खिलौंजिया दिस इज फॉर इंडिजिनस, एंड आदि बासिंदा जो है दैट इज फॉर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कुछ कमीशंस भी बनाई गई जिन्होंने असम की डेफिनेशन के लिए, एक कमेटी 2019 में सेटअप की गई थी जो कि असमीज को डिफाइन करने के लिए बनाई गई थी। तो उस कमेटी ने रिकमेंड किया था, ये रिकमेंडेशन है, कोई ऐसा नहीं कि वो है, रिकमेंडेशन ये था कि ऑल सिटीजन्स हु आर पार्ट ऑफ द असमीज कम्युनिटी, एनी पर्सन ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम, एनी अदर इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ असम,
any other citizen of India residing in the territory of Assam before January 1, 1951। तो जो 2019 की कमेटी थी उसने जो कट ऑफ डेट बोली थी वो 1951 की कट ऑफ डेट दी है। एंड डिसेंडेंट्स ऑफ दीज कैटेगरीज, तो याद रखिएगा इन सब कैटेगरीज के डिसेंडेंट्स भी। तो ये असामीज पीपल की डेफिनेशन है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और ये क्या इशू है वो मैंने आपको बता दिया। अब ट्राइबल्स जो है गुजरात के रीजन में जो कपरादा एंड वलसाड डिस्ट्रिक्ट में जगह आती है वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, ठीक है ना। पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट, ठीक है ना। तो ये पीटीएन लिंक प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। पीटीएन यानी कि पार तापी नर्मदा, ये तीनों ही नदियां हैं। पार नदी है, तापी नदी है और नर्मदा नदी है, ठीक है ना। तो पार तापी नर्मदा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो है वो 1980s का प्रोजेक्ट है। 1980 से चल रहा है, कोशिश में लगे थे। एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के बीच में एक प्लान लाया गया था इसको करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रांसफर करना है रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स टू द डेफिसिट रीजन्स ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ, है ना। तो जो वेस्टर्न घाट के सरप्लस रीजन्स है वहां से पानी ले जाना है कहाँ पे, जो डेफिसिट रीजन्स हैं सौराष्ट्र और कच्छ के, ठीक है ना। तो सौराष्ट्र और कच्छ के डेफिसिट रीजन्स पे पानी ले जाना है। और कहाँ से ले जाना है, सरप्लस रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट से। अब यहाँ पे 3 नदियां हैं। पहली नदी है पार नदी जो कि ओरिजिनेट करती है नासिक इन महाराष्ट्र एंड फ्लोज थ्रू वलसाड। तापी जो कि सतपुड़ा से राइज करती है एंड फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड सूरत इन गुजरात। एंड नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से राइज करती है एंड फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एंड भरूच इन एंड नर्मदा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है ना। तो ये 3 नदियां हैं, पार, तापी और नर्मदा रिवर। ये आपको याद रखना है। दिस इज द मेजर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तीसरी जो न्यूज़ है वो है किंझल मिसाइल के रिगार्डिंग। अब ये किंझल जो मिसाइल है ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड जो होती है वो 5 मैक से ज़्यादा रहती है। 5 मैक से ज़्यादा रहती है, 1 मैक बीइंग द स्पीड ऑफ साउंड। 1 मैक अगर स्पीड ऑफ साउंड है और 1 से 5 मैक तक स्पीड ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल है, और अगर 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड है तो वह हाइपरसोनिक मिसाइल के केस में आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज़ की जा रही है यूक्रेन के अगेंस्ट, रशिया ने यूज़ की है किंझल मिसाइल। याद रखिए कौन सी मिसाइल है, किंझल मिसाइल है। और इट्स अ न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड इट फ्लाइज एट 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड कैन ओवरकम एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरकम भी कर सकती है। किंझल का मतलब होता है डैगर, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। किंझल का मतलब क्या होता है, डैगर होता है इसका मतलब। तो दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट किंझल मिसाइल। एंड इसकी जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 1500 से 2000 किलोमीटर तक है एंड पेलोड ये लगभग 480 किलोग्राम तक का कैरी कर सकती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप भी मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई वो नहीं है ना। तो यू कैन मूव अहेड। एडिटोरियल में आते हैं। दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल, पोटेंशियल ऑफ मैत्री एंड मेटशिप। अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है रिगार्डिंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग लिखा गया है। मैं आपको एरिया ऑफ टुगेदरनेस बता देता हूँ, कहाँ कहाँ हमने साथ में पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो मैं बता देता हूँ उनके पर्सपेक्टिव से। उन्होंने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। सबसे पहले तो ये न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग पार्टनरशिप कर रहे हैं। देन इनके अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करें। तो याद रखिएगा, पहला आपको लिखना है रिन्यूएबल, दूसरा आपको लिखना है ग्रीन हाइड्रोजन। ये नई नई टेक्नोलॉजीज है जिनमें ये काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आंसर जो आपका आज मैंने पूछा है ना वहाँ पर लिख सकते हैं। अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलार पावर, तो यहाँ पे लो कॉस्ट सोलार पावर के रिगार्डिंग भी कोऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं, वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग द रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट टू अनलॉक ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडियन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको अनलॉक किया जा रहा है। इसके अलावा इनोवेशन इन साइंस एंटरप्रेन्योरशिप है ना, टू स्केल अप द आइडियाज दैट एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के आइडियाज हैं। इसके अलावा इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इनटू कंट्रीज, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। ऑस्ट्रेलिया इंडिया में इन्वेस्ट करे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करे, है ना। स्पेस सेक्टर्स में, रैपिडली ग्रोइंग स्पेस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने का, तो इस स्पेस सेक्टर को भी टैप करना चाहता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों ही एक दूसरे के साथ, है ना। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनमें पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा देखो, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ये भी होता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी डेवलप कर रहे हैं। इसका एक कॉन्सुलेट जनरल बेंगलुरु में बनाया जाएगा। कॉन्सुलेट जनरल कहाँ बनाया जाएगा, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। तो यहाँ जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग भी दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक
ठीक है ना। एंड इसके अलावा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ऑब्वियसली आता है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमेशा रहता है। स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया फोकस करता है ना, इसीलिए उन्होंने एक मैत्री स्कॉलरशिप भी निकाली है। क्या निकाली? एक मैत्री स्कॉलरशिप निकाली है। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रेन्स हैं इंडिया के, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको टैप करने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया वैल्यूज हाईली द इंडियन डायस्पोरा एंड स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन टू आर कम्युनिटी वेदर इट इज इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल। तो वही उनको कहना है कि इंडियन डायस्पोरा और स्टूडेंट कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को काफ़ी ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं और उस पर वो और ज़्यादा फोकस भी करेंगे। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दीज आर द फैक्ट्स रिगार्डिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेंडशिप। अब ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। विदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल की मैं सीधी बात आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल की सीधी बात ये है कि जो लॉज हैं, जो स्कीम्स हैं, वो फेल हुए हैं टू प्रोवाइड द रिलीफ, टू प्रोवाइड द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है ना। यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेनिफिट्स के लिए स्कीम आपने बहुत सारी ला दी है, लेकिन उनके बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम है? सबसे पहले यहाँ पे देखो नाम जो लिखे मैं आपको बताता हूँ। एक है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का, ESIA जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है ना, ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 का। इसके अलावा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करता है इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड इंश्योर्ड पर्सन के लिए। इंश्योर्ड ऐसे पर्सन जो कि इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड है, मतलब ऐसा नहीं कि खुद से चाहते हैं, लेकिन खुद से नहीं चाहते और अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, कंट्रीब्यूशन 2 साल तक किया ESI में, है ना, इसमें कैश रिलीफ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ESI एक्ट हो गया आपका, राजीव गांधी का श्रमिक कल्याण योजना के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि इनको बेनिफिट मिल नहीं रहा है ना। बेनिफिट के प्रोविजंस हैं, ये सब चीज़ें हैं, अलाउंस है, ये हो, लेकिन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? केवल 0.043% को मिल रहा है। ओनली 0.043% हैव अवेल्ड दिस बेनिफिट, 043। अब देखो कितना है, 1% भी लोग ऐसे नहीं है जिनको राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत मिला हो। इसके अलावा ऑथर ने कहा जो आपके एक और स्कीम है, अटल बिहारी ये बीमा योजना भी रिसेंटली आई थी। रुको मैं इसका नाम बताता हूँ, क्या था इसका नाम, है ना। देयर वाज दिस न्यू स्कीम ऑल्सो ना, अटल बिहारी के नाम से थी ये। खैर AVVKY, एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या इसका फुल फॉर्म है। आई थिंक इसमें लिखा हुआ था बीमित कल्याण योजना, ऐसे कुछ करके है ना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये देखो ये लिखा है, ठीक है। देखो लिखा है 2018 में स्कीम आई है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, अंडर विच अनएम्प्लॉयड इंश्योर्ड पर्संस आर प्रोवाइडेड अलाउंस एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत unemployed insured persons are provided allowance at the rate of 50% of the average per day earnings of the claimant for 90 days on the pilot basis for 2 years, ठीक है ना। 90 दिनों तक के लिए दिया जाता है ऑन अ पायलट बेसिस फॉर 2 years। 2018 में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो इंट्रोड्यूस की गई थी, इंश्योर्ड जो पर्सन है उनको अलाउंस दिया जाता है एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग का 50% दिया जाता है ऑफ द क्लेमेंट फॉर 90 डेज, ठीक है ना। 90 डेज तक के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज, इसमें भी ऑथर ने यही कहा कि जो इसमें जो इनको मिला है बहुत ही कम मिला है, बहुत ही कम पैसा मिला है, प्लस बहुत ही कम लोगों को ये मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा कि जो इससे अच्छा काम तो मनरेगा ने किया है, कोविड के टाइम पे जिससे ज़्यादा बेहतर काम मनरेगा ने किया है। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के लास्ट में ये बोला है कि जो अनएम्प्लॉयड अलाउंस है वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी हैं, वो काफ़ी अच्छे से और अच्छा से स्ट्रेंथन होना चाहिए और उनको मेक श्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि उनको मिले एटलीस्ट, है ना। इसके अलावा देखो द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002 में रिकमेंड किया था ऑन अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के लिए उन्होंने कहा था बाय एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट, एक ट्रिपार्टाइट टाइप की स्कीम होनी चाहिए जिसमें तीनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर उसका बेनिफिट जो है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ ऑथर ने बोली। और ऑथर ने ये भी कहा है कि जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ऐसे में अगर इनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और ये सब चीज़ें नहीं दी जाएंगी तो फिर गुजारा किस तरीके से करेंगे। महंगाई भी बढ़ रही है और एक तरीके से आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी घट रहा है ना। तो दैट इज द थिंग।
श्रीलंकाज एग्रावेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब श्रीलंका की हालत और खस्ता होती जा रही है, हम सब ने जानते हैं, है ना। इतना ज़्यादा खास नहीं, इसमें आपको प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपका इस टॉपिक से आए, है ना, तो इसको आप स्किप कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, तो यू कैन मूव हेड। लेस देन 1% ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स आर फ्रॉम रशिया। तो ऑयल इम्पोर्ट्स की बात चल रही है अभी। हमारे मिनिस्टर थे हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने कहा कि इंडिया 1% से भी कम ऑयल लाता है रशिया से। मैं आपको मेजर सोर्सेज बताना चाहता था कि कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं। देखो, हमारे मेजर सोर्सेज में मिडिल ईस्ट आता है, जहाँ से हम 52.7% का ऑयल लेते हैं। अफ्रीका आता है, जहाँ से हम 15% ऑयल लेते हैं। यूएसए से अकेले हम 14% लेते हैं। सबसे ज़्यादा टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो हैं इराक, नंबर 1 पे है इराक, सेकंड पे है यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पे है नाइजीरिया, फोर्थ पे है सऊदी अरेबिया एंड फिफ्थ पे है यूएई। याद रखिएगा, ये 5 कंट्रीज हैं जहां से हम सबसे अधिक ऑयल लेते हैं। इराक नंबर 1 पे है, यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 2 पे है, नाइजीरिया नंबर 3 पे है, सऊदी नंबर 4 पे है और यूएई नंबर 5 पे है। इसके अलावा ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज आपको पता होगा। ओपेक कंट्रीज में 13 कंट्रीज आती हैं, ये तो आपको पता ही है। ओपेक कंट्रीज में 13 कंट्रीज आती है, इक्वाडोर और ये सब हट गया है ना। कौन कौन सी कंट्रीज है मैं बता देता हूँ। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। दीज आर द 13 कंट्रीज अंडर द ओपेक। ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज है फिर देख लो। अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड वेनेजुएला, ठीक है ना। और ओपेक प्लस के अंदर कुछ नॉन ओपेक कंट्रीज आ जाती हैं जो कि ये क्रूड के डिसीजंस को वो करती हैं। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, रशिया, सूडान एंड साउथ सूडान, ठीक है ना। अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, ओमान, रशिया, सूडान, साउथ सूडान, ठीक है ना। इसके अलावा ग्लोबली अगर मैं बताऊँ, वर्ल्ड में बताऊँ कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो यूएई सबसे अधिक ग्लोबली 16.3% करता है। इधर इसके अलावा सऊदी अरेबिया 11.54, रशिया 10.53, कुवैत 7.55, इराक 6.34, कनाडा 6.25, यूएसए 5.71, नाइजीरिया 3.5, मैक्सिको 3.4, नॉर्वे 2.5। तो ये आपको कुछ मैंने बताना था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इंडिया अपने क्रूड ऑयल का 85% इंपोर्ट करता है और नेचुरल गैस का 54% इंपोर्ट करता है, तो ये भी आपको थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए। इंश्योर चाइल्ड विक्टिम्स प्राइवेसी। अब यहाँ पे एक जो हमारी जस्टिस इंदिरा बनर्जी हैं, उन्होंने एक जजमेंट में ये कहा है कि ये मेक श्योर करना है कि पॉक्सो के जो विक्टिम्स हैं उनके नाम किसी भी तरीके से बाहर ना आए। एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का 39F, जो आर्टिकल 39F है, वो कहता है इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, ठीक है ना। तो ये कहता ही है हमारा आर्टिकल 39F कि चिल्ड्रंस को जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जो हेल्दी इन्वायरमेंट हो उनके लिए और उनको फ्रीडम और डिग्निटी के साथ वो जी सकें, ठीक है ना। इसके अलावा सेक्शन 23 जो पॉक्सो का है वो कहता है देयर शुड बी नो मीडिया रिपोर्ट इन एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल्स, स्कूल, नेबरहुड और एनी अदर पर्टिकुलर्स विच में लीड टू द डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि लीड करे टू द डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, ऐसी कोई भी चीज़ मीडिया रिपोर्ट्स पे नहीं आनी चाहिए। तो यही चीज़ रीटरेट की उन्होंने कि पॉक्सो के जो विक्टिम्स हैं उनकी डिटेल्स इस तरीके से उजागर ना होने पाए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर और आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। नाउ काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हो सकते थे। इसके अलावा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना आप बिल्कुल आराम से आगे बढ़िए ना। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।